नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर सेकंड। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है और किस तरीके से राष्ट्र राज्य बनते हैं। हमारा देश जो भारत है उसमें भी उपनिवेशवाद के विरोध में बहुत सारे आंदोलन किए और यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की जो घटना है वो जुड़ी हुई है। उपनिवेशवाद क्या होता है? इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक देश दूसरे देश का पूर्ण या आंशिक शासन अपने हाथों में ले लेता है और वहाँ के जो आर्थिक संसाधन होता है उनका वो लाभ उठाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत का जो के ऊपर जो शासन था वो इंग्लैंड कर रहा था और यहाँ के जो आर्थिक संसाधन है उनका उपयोग कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था आज़ादी से पहले। उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था वो सभी वर्गों पर समान नहीं था। मतलब जो सभी वर्ग थे उनके ऊपर उपनिवेशवाद का प्रभाव समान नहीं था। अलग अलग वर्ग के ऊपर अलग अलग था। जैसे किसानों के ऊपर अलग था, जो चाय के बागान में जो मजदूर रहते थे उनके लिए अलग था, सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अलग था। तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग प्रभाव था राष्ट्रवाद का। और जो स्वतंत्रता के मायने थे वो भी सबके लिए समान नहीं थे। किसानों के लिए स्वतंत्रता के मायने अलग थे, व्यापारियों के लिए अलग थे और जो जमींदार थे उनके लिए अलग थे। तो ये हम बाद में देखने वाले हैं। तो पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। इसमें केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्रों ने भाग लिया। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन साम्राज्य। और मित्र राष्ट्रों में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका। अब देखो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, इसमें बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। क्या क्या चेंजेस इससे देखने को मिलते हैं हमें? तो इससे निम्न परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जो रक्षा बजट है वो बढ़ाया गया, भारत का रक्षा बजट बढ़ाया गया, क्योंकि जो ब्रिटेन है उसका शासन भारत पे था और ब्रिटेन अगर वर्ल्ड वॉर में था, विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, तो भारत पे भी फर्क पड़ना निश्चित था। अब क्या फर्क पड़ा यहाँ पे कि जो भारत का रक्षा बजट था वो बढ़ गया, युद्ध के लिए कर्ज लिया गया था, कर बढ़ा दिए गए, जो कर हैं वो बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयकर शुरू किया गया। युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। जो युद्ध हुआ उसके कारण जो वस्तुएं थी उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। 1913 से 1918 के बीच लगभग 2 गुनी तक हो गई। जो वस्तु 1913 में 50 में बिकती थी वो 1918 तक तो 100 रुपये में बिकने लग गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्ती सेना में भर्ती की गई। जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर लोगों की जबरदस्ती सेना में भर्ती की गई। 1918, 1919 और 1920-21 में देश के अधिकांश जो भाग थे वहां पर फसल खराब हो जाती है और इसके कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। 1921 में फ्लू महामारी आ जाती है। इसके फलस्वरूप 120 से 130 लोग जो थे वो मारे गए। अब देखिए सत्याग्रह का विचार। जो महात्मा गांधी थे वो जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका में 1993 में दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा है वो लड़ने अफ्रीका जाते हैं 1993 में। और भारत कब आते हैं वापस से? जनवरी 1915 में। अफ्रीका में इनके द्वारा जो नस्लभेदी सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन किया और इसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। वाइट पीपल्स के द्वारा, जो काले और जो रंगीन पीपल है उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए, उनको राइट्स वगैरह नहीं दिए गए। तो इसके खिलाफ क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने विद्रोह किया था और सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर इनके द्वारा बल दिया गया। अन्याय के खिलाफ संघर्ष में शारीरिक बल के स्थान पर अहिंसा के साथ संघर्ष करना चाहिए। इनके द्वारा क्या कहा गया कि अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष करना है हमें, वो शारीरिक बल का क्या नहीं करना है, अपने को इस्तेमाल नहीं करना है। उसके स्थान पर हमें अहिंसा के साथ संघर्ष करना चाहिए। दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ देना चाहिए जिससे वो सत्य को स्वीकार करने पर विवश हो जाए। ये गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी के द्वारा प्रारंभिक जो सत्याग्रह है, जो सत्याग्रह आंदोलन है, वो कौन कौन से किए गए थे? तो चंपारण किसान आंदोलन 1917। तो पहला जो गांधी जी का बड़ा आंदोलन था वो था चंपारण किसान आंदोलन 1917। तो जो चंपारण है वो बिहार में स्थित है। यहाँ पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो नील की खेती करने वाले जो बागान मालिक थे उनके द्वारा जो किसान हैं उनको अपनी जमीन पर 1/3 पार्ट पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और जो नील की खेती है इससे जो जमीन है वो भी क्या हो जाती थी? कमजोर हो जाती थी, मतलब वो इतनी उपजाऊ नहीं रहती थी। तो इसके खिलाफ विद्रोह किया जाता है और इसमें गांधी जी भी भाग लेते हैं। दूसरा है खेड़ा आंदोलन, जो गुजरात का खेड़ा आंदोलन है 1917 में हुआ था। इसमें फसल खराब हो जाती है तथा प्लेग महामारी के कारण
जो किसान थे वो लगान में ढिलाई चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज़ थे इस बात को मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी ने इसमें भी भाग लिया और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कम करवाई, लगान वगैरह कम करवाया। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। सूती कपड़ा जो मील थी उसके मजदूरों के साथ इनके द्वारा आंदोलन किया गया। 3 जो आंदोलन थे ये स्टार्टिंग में महत्वपूर्ण थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अपन रोलेक्ट एक्ट। तो भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए जो अंग्रेज थे उनके द्वारा ये कानून पास किया गया। जो रोलेक्ट एक्ट है एक कानून है जो एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भारत में पारित किया गया था। अब इस कानून के तहत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। मतलब शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता है 2 साल बिना मुकदमा चलाए। अभी तो क्या होता है कि जैसे आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। गांधी जी द्वारा इसके विरोध में 6 अप्रैल को एक हड़ताल रखी जाती है। गांधी जी के द्वारा इसके विरोध में 6 अप्रैल को एक हड़ताल रखी। लोगों द्वारा रैली जुलूस निकाले। रेलवे वर्कशॉप पर काम करने वाले लोगों ने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद कर दी। रेलवे तथा टेलीग्राफ बंद होने की आशंका में अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रवादियों का दमन किया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में गोलियां चला दी, और जो 10 अप्रैल है उसको अमृतसर में गोलियां चला दी। इससे बहुत सारे जो लोग थे वो मारे भी गए थे। अब जो अमृतसर है वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अमृतसर में क्या कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया, मतलब मार्शल लॉ लगा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत सी बार, लगभग अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इससे अच्छे से देख लेना तुम लोग। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में ये हुआ था। अमृतसर का जो मैदान है उसके पास ही जो स्वर्ण मंदिर है, तो बहुत सारे जो लोग थे, सिख धर्म के लोग थे या अन्य धर्म के लोग थे, वो यहाँ पर वैसाखी का जो त्योहार थे वो मनाने आए थे। अब इन लोगों को जो मार्शल लॉ लगा था उसके बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा दूर से आते थे लोग। कुछ लोग जो थे वो सरकार की जो दमनकारी कानून थे उनके विरोध में जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए थे। अब यहाँ पर जनरल डायर आता है और हथियारबंद सैनिकों के साथ ये यहाँ पहुंचता है। इसके द्वारा मैदान से निकले जो सारे रास्ते थे वो बंद कर दिए। इसके द्वारा क्या किए? मैदान के सारे रास्ते बंद कर दिए और बिना कुछ पूछे अंधाधुंध इसके द्वारा फायरिंग कर दी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत से जान बचाने के लिए कुएं में तक कूद जाते हैं। इसकी खबर फैलने पर लोग हड़ताल करने लग जाते हैं, मोर्चा निकालने लग जाते हैं, सरकारी इमारतों पर हमला करने लग जाते हैं। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैलती है तो पूरी जगह पर, बहुत सारी जगह पर, भारत में बहुत सारी जगहों पर लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। सरकार ने इस विद्रोह को, इस आंदोलन को निर्ममता के साथ दबा डाला और जो सत्याग्रही थे उन सत्याग्रहियों के द्वारा जमीन पर नाग रगड़ना, उनको सड़क पर घसीटा गया। अंग्रेजों को सलाम मारने के लिए उनको मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे, बहुत सारे गांव में बम बरसाए गए और अंत में हिंसा होते देख गांधी जी ने इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को वापस ले लिया। रोलेक्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी को लग गया था कि ये आंदोलन शहरों तक ही सीमित है, साथ ही सभी जो तबके हैं, सभी ग्रुप के जो लोग हैं अभी इसमें जुड़े हुए नहीं है। तो अब उनको जोड़ने के लिए इनके द्वारा एक नई प्लानिंग की जाती है। हिंदू मुस्लिमों को साथ लेने के लिए खिलाफत का सहारा लिया जाता है। खिलाफत क्या है? जो खलीफा होता है उसका राज्य है या उसका साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। और जो खलीफा था वो मुस्लिमों का धार्मिक गुरु हुआ करता था। ये कहाँ पे बैठता था? जो ओटोमन साम्राज्य है उसका सम्राट हुआ करता था। आधुनिक जो टर्की वाला एरिया है वो इसमें आता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि खिलाफत क्या है। और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने बात किया था ये। तो जो खलीफा है वो मुस्लिम धार्मिक गुरु होता है और जो ओटोमन टर्की है वहाँ का शासक था। प्रथम विश्व युद्ध में जो ये ओटोमन तुर्की है या टर्की है या जो खलीफा है उसके द्वारा केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में युद्ध लड़ा जाता है और केंद्रीय शक्तियां हार जाती है। अब जो केंद्रीय शक्तियां हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से संधियां थोपी जाती थी। अब सामने जो मित्र राष्ट्र थे उनमें ब्रिटेन था। अब ब्रिटेन का शासन भारत में था। तो यहाँ के जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि जो ओटोमन टर्की है उसके साथ कोई भी बुरी तरीके की जो संधि है वो नहीं की जाए। इसके विरोध में उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया और जो खलीफा आया उसके ऊपर बहुत कठिन संधि थोपी जाएगी, ऐसा यहाँ के मुसलमानों को लग रहा था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया जाता है। मोहम्मद अली तथा शौकत अली गांधी जी से मिलते हैं और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे नेताओं को भी इस पर राजी कर लिया और इसी के साथ प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बाकी के जो कांग्रेस लीडर थे उनको भी राजी कर लिया और इसी के
के साथ यहाँ से प्रारंभ हो जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ही क्यों? तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में जो लिखी गई थी, उसमें कहा था कि अंग्रेजों का जो शासन है ना, भारत में केवल यहाँ के लोगों की सहायता से ही स्थापित हुआ है और इन लोगों की सहायता से ही चल रहा है। तो गांधी जी ने क्या कहा था? 1909 में इनकी बुक आई थी हिंद स्वराज, याद रखना, बहुत फेमस बुक थी और बहुत सी बार एग्जाम में आ जाती है। तो हिंद स्वराज में इनके द्वारा कहा गया है कि अंग्रेजों का जो शासन भारत पे स्थापित हुआ ना, वो केवल यहाँ के खुद के लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की सहायता करते हैं। और जब अंग्रेजों की सहायता हमारे द्वारा करना बंद कर दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक साल भर के अंदर ये जो अंग्रेजों का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो ये वर्ष भर में ही समाप्त हो जाएगा। असहयोग आंदोलन है वो किस प्रकार से चलता है? सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना। तो पहले क्या होता था कि जो जो लोग थी, अंग्रेजों की सरकार जो होती थी या अंग्रेजों के प्रति अच्छे काम करते थे, तो उनको बहुत सारी उपाधियां भी दी जाती थी, नाइटहुड की, है ना, इस तरीके से उनको उपाधियां दी गई थी। गांधी जी को भी मिली हुई थी, बहुत सारे नेताओं को मिली हुई थी। तो इनके द्वारा क्या कहा कि सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी है, सबसे पहले उनको लौटाना है। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधान परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। सरकारी नौकरियों को छोड़ना है, सेना पुलिस की नौकरियों को छोड़ना है, अदालतों में जाना बंद करना है, और जो विधान परिषद है उसका बहिष्कार करना है, स्कूलों का भी बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं और उनका बहिष्कार करना है। तो विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना है। नवंबर 1920 में हुए चुनाव का बहिष्कार किया गया। जो विधान परिषद है उसके लिए नवंबर 1920 में जो चुनाव हुए उनका बहिष्कार किया गया। कांग्रेस के 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को स्वीकृति दी गई। तो जनवरी 1921 में जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू हो जाता है और जो अलग अलग समूह है वो इसमें भाग लेते हैं। इन सभी के लिए, ये जो समूह थे, इन सभी के लिए स्वतंत्रता के जो मायने थे या जो स्वतंत्रता के मतलब थे, ये सबके लिए अलग अलग थे। सभी के लिए जो स्वतंत्रता के मायने थे या जो मतलब था वो समान नहीं था। देखते हैं शहरों में आंदोलन, शहरों में किस तरीके से आंदोलन चलता है। तो विद्यार्थियों के द्वारा जो स्कूल कॉलेज थे वो छोड़ दिए गए, हेड मास्टरों तथा शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, प्रांतीय परिषदों के जो चुनाव थे उनका बहिष्कार किया गया। केवल जो जस्टिस पार्टी है इसके द्वारा प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, बाकी सभी ने, कांग्रेस हो गई या बाकी की जो अन्य साथी थे, उन सभी ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया। और आर्थिक क्षेत्र में इसको किस तरीके से देखा गया? जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया गया, शराब की जो दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई, मतलब किसी भी व्यक्ति को शराब लेने नहीं जाने दिया गया वहाँ पे। विदेशी जो कपड़े थे उनको जलाया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जो आयात पहले 102 करोड़ हुआ करता था, विदेशी कपड़ों का जो आयात 102 करोड़ हुआ करता था वो घट के आधा रह गया, लगभग 57 करोड़ रह गया। भारतीय कपड़े जिसमें खादी आती थी उसका उत्पादन बढ़ने लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो आंदोलन है कुछ समय बाद धीरे हो जाता है। और धीमा पड़ने का क्या कारण था तो वो देखिए। एक तो जो खादी का जो कपड़ा होता था वो बहुत ही महंगा होता था, सभी लोग इसको खरीद नहीं पाते थे। विकल्प के रूप में स्कूलों कॉलेजों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। देखो, आपने स्कूल कॉलेज से तो इस्तीफा दवा दिया या बच्चों को वहाँ पर पढ़ने नहीं भेजा गया, लेकिन आपको स्कूल कॉलेज बनाने भी तो पड़ेंगे ना, वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे या जो टीचर्स है वो कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे। इस कारण ज़्यादा विकल्प इनके द्वारा दिए नहीं गए, इस कारण वापस से ये क्या होने लग जाता है, धीमा होने लग जाता है। वकील भी दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय तक ये क्या नहीं कर सकते थे, ज़्यादा समय तक ये भी नहीं रह सकते थे, इनको भी वापस से काम पे जाना पड़ा। अब देखो ये ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से विद्रोह फैलता है। असहयोग आंदोलन शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल जाता है। किसानों और आदिवासियों के आंदोलन भी इसमें आ जाते हैं, और जो किसान और जो आदिवासी के आंदोलन थे वो भी इससे जुड़ जाते हैं। किससे? असहयोग आंदोलन से। अब देखते हैं अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी गए थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? गिरमिटिया से मतलब है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको हायर किया जाता है, वर्कर्स। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए हायर कर लिया और मैं उसको किसी दूसरी जगह पर काम पे भेजूंगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता था इसे कहा जाता था गिरमिटिया, या इसे इंग्लिश में इंडेंचर कहा जाता है। तो ये पहले फिजी में काम करने गए थे, उसके बाद वापस ये भारत आ जाते हैं। तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। किस खिलाफ किया जाता है? तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लोग थे किसानों से अधिक लगान लेते थे, किसानों के पास जमीन के पट्टे नहीं थे, जो जमीन के पट्टे थे वो किसानों के पास नहीं होते थे। इस कारण जो जमींदार थे या जो तालुकदार थे ये किसी को भी जमीन दे देते थे या किसी को भी जमीन
पर खेती करने दे देते थे, तो किसान इससे नाराज थे कि जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो हमारे को मिले। किसानों से बेगारी करवाई जाती थी। किसानों से क्या करवाई जाती थी? बेगारी। बेगारी मतलब बिना पैसों के इनसे काम करवाया जाता था। अतः अनेक जगह पर नाई धोबी बंद करने का फैसला किया गया। इनके जो जमींदार, जो ताल्लुकदार थे, इनके घर पे जो नाई और धोबी काम करने जाते थे, तो सभी जो पंचायत वगैरह थी उन्होंने निर्णय लिया कि नाई धोबी बंद करेंगे अब हम। 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आदि ने अवध किसान सभा का गठन किया और 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र के सहयोग से। 1921 में आंदोलन फैल जाता है। अब देखो किस तरीके से 1921 में आंदोलन फैल जाता है। जैसे ही 1921 में आंदोलन फैला, इसमें तालुकेदारों तथा व्यापारियों के मकानों पर हमले हुए, बाजार में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। गांधी जी ने ऐलान किया, जो गांधी जी थे उन्होंने भी ऐलान किया कि कोई भी लगान नहीं भरेगा, जमीनें गरीबों में बांट दी जाएगी और जो जमीनें थी वो गरीबों में बांट दी जाएगी। अब महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अलग मतलब निकाला। क्या मतलब निकाला गया? और इसका एक इंसिडेंट देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये आंदोलन फैल जाता है। कारण क्या था? अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट सकते थे, फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जानवरों को नहीं चरा सकते थे, इनसे बेगारी करवाते थे। गुडेम पहाड़ियों पे जो आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया जाता है। ये जो अल्लूरी सीताराम राजू है, ये अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते थे। इनका कहना था कि अंग्रेजों की जो गोलियां हैं वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। तो ऐसा ये खुद के बारे में कहते थे और इस तरीके से इनके द्वारा लोगों में जोश भरा गया। ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित थे। लोगों को इनके द्वारा खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन गांधी जी और इनके बीच एक विरोधाभास था। गांधी जी के अहिंसा के विचार के ये विरोधी थे। इनका मानना था कि बलपूर्वक ही आज़ादी मिल सकती थी। तो दोनों में ये डिफरेंसेस था। अतः गुडेम विद्रोहियों ने गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों पर हमले किए। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है? कि पहाड़ियों में छिपकर पीछे से वार करना, कभी भी मैदान पे नहीं लड़ना, ये गुरिल्ला पद्धति होती है। 1924 में अंग्रेजों ने राजू को फांसी दे दी। इस प्रकार जो अल्लूरी सीताराम राजू है एक लोकनायक बन गए। अब देखने वाले हैं बागानों में स्वराज। तो महात्मा गांधी की स्वराज का बागानों में जो काम करने वाले लोग थे उनके द्वारा अलग मतलब निकाला गया। जैसे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान या नील के बागान में जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनके द्वारा अलग से इनका मतलब निकाला गया। अंग्रेजों द्वारा 1859 में एक एक्ट लाया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो मजदूर थे बिना बागान मालिकों की अनुमति से बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब बिना बागान मालिकों की अनुमति के जो मजदूर थे वो बाहर नहीं जा सकते थे और जो बागान मालिक थे ना वो इनको छूट भी नहीं देते थे। कभी रेयरली किसी को अनुमति मिलती थी बाहर जाने की, वरना नहीं जाने दिया जाता था। तो महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में जब इनको पता लगता है, इन मजदूरों को पता लगता है, तो ये बागान छोड़कर घर लौटने लग जाते हैं। इनको लगता था कि अब गांधी राज आएगा और उनको जमीनें भी मिल जाएगी। लेकिन जब ये घर की तरफ लौट रहे थे तो बीच में रेलवे जो हड़ताल थी, रेलवे की हड़ताल थी, उसमें ये लोग फंस जाते हैं और पुलिस के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है। बहुत ही बुरी तरीके से इन पिटाई होती है। आदिवासी भी भारतीय आंदोलन से भावात्मक रूप से जुड़ गए थे और फाइनली जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो गोरखपुर है, वहाँ पर चौरी चौरा नामक एक स्थान है, यहाँ पर जो सत्याग्रही थे उनके द्वारा पुलिस थाने को जला दिया जाता है। इस कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर लिया या वापस ले लिया। तो इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया जाता है? क्योंकि चौरी चौरा नामक जो जगह है वहाँ पर जो सत्याग्रही थे उनको उनके द्वारा पुलिस थाना जला दिया और गांधी जी का कहना है कि इस तरीके से हिंसा के साथ हमारे को आंदोलन नहीं करना है। और ये मानते हैं कि अभी जो सत्याग्रही है, जो लोग हैं, उनको अभी और भी ज़्यादा अहिंसा के बारे में बताना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो जाता है की ओर। हमने वीडियो में देखा कि जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन में हिंसा हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन बंद कर दिया जाता है। चौरी चौरा नामक स्थान पर जो पुलिस स्टेशन है उनको जला देने के कारण महात्मा गांधी जी को लगा कि यहाँ पर हिंसा है वो हो चुकी है और अब इसे बंद कर देना चाहिए और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इसके तहत CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा
स्वराज नामक पार्टी का गठन भी किया गया। आर्थिक महामंदी 1926 से 1930 के बीच पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आ जाती है। इससे किसानों के जो उत्पाद थे उनकी कीमतें गिरने लग जाती है। निर्यात कम होने के कारण जो किसान थे वो लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक कार्य स्थिति का अध्ययन करना। इसके कारण ही इसका गठन किया गया था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तथा सभी पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करते हैं। दिसंबर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें अब जो कांग्रेस है उसने क्या कहा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और आने वाली जो 26 जनवरी है उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और हर साल ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। और फिर 15 अगस्त को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो फिर हम 15 अगस्त को किसके रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम लिया। देखो, महात्मा गांधी ने सोचा कि जो नमक है वो पूरे देश में काम में लिया जाता है। अमीर गरीब सभी वर्गों के लोग इसे खाते हैं। और नमक कानून नमक था उस पर अंग्रेजों की मोनोपोली थी कि केवल जो नमक है उसका उत्पादन केवल अंग्रेज ही कर सकते हैं। तो गांधी जी ने उसे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में लिया और 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र दिया। इसमें नमक कर को खत्म करना भी शामिल था। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि 11 मार्च तक अगर उनकी बातें नहीं मानी तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। दांडी यात्रा। जैसे ही लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी की बात नहीं मानी जाती है तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि एक समुद्री तटीय कस्बा है, उसके लिए अपने 78 विश्वस्त साथियों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी के साथ ही जो नमक कानून है वो तोड़ दिया जाता है और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनका पूरे देश में उल्लंघन किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में नमक बनाकर नमक का जो कानून था वो तोड़ा गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जो शराब की दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। कर्मचारियों द्वारा इस्तीफे दिए गए। आदिवासियों ने वन कानून को तोड़ दिया। वन में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, वहां पर जानवरों को चराने लगे। महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जो लोग थे वो नाराज हो जाते हैं और सरकारी भवन जैसे पुलिस चौकी, नगर पालिका, अदालत, रेलवे स्टेशन आदि पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ दमन किया। हिंसा होने पर गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया। गांधी इरविन समझौता, और गांधी जी के द्वारा इरविन जो लॉर्ड इरविन था उसके साथ समझौता किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है और किस किस के बीच होता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच होता है। इसमें गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समझौते के तहत जो गांधी जी थे वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या थे, जो अंग्रेज थे उन्होंने संवैधानिक सुधारों के लिए जो लंदन था ब्रिटेन की राजधानी, वहां पर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। 1930 जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी के द्वारा भाग लेने के लिए हाँ कर दिया गया। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी को निराश ही वापस लौटना पड़ा और गांधी जी वापस से दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे वापस से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गांधी जी द्वारा ये वापस आंदोलन चलाया गया, परंतु जो पहले वाली जो बात थी वो नहीं रही इसमें, और जो आंदोलन है इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। अब देखिए, गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन को लोगों ने किस तरीके से लिया। देखो, अलग अलग जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से लिया। अगर हम बात करें अमीर किसानों की तो गुजरात के पाटीदार और यूपी के जो जाट किसान थे, अमीर किसान थे, इन्होंने इस आंदोलन को कैसे लिया। देखिए, जो अमीर किसान थे, गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट, ये व्यापारिक खेती करते थे। लगातार फसलों की कीमत गिरने तथा व्यापार में मंदी से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से आर्थिक महामंदी आती है, विश्व में महामंदी आती है। अब इनके द्वारा सरकारी लगान चुकाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सरकार लगान कम नहीं कर रही थी,
इसके विरोध में इनके द्वारा आंदोलन में भाग लिया जाता है। लेकिन गांधी जी के द्वारा लगान कम किए बिना ही आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1931 में। इससे ये लोग नाराज हो जाते हैं और जब गांधी जी के द्वारा दोबारा आंदोलन किया जाता है तो ये उस तरीके से बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। गरीब किसान क्या सोचते हैं आंदोलन के बारे में? जमींदारों से जमीन पट्टे पर लेकर ये लोग खेती करते थे। जो गरीब किसान थे ये जमींदारों से जमीन पट्टे पे लेकर खेती करते थे। आर्थिक मंदी के कारण ये लोग किराया भी नहीं चुका पा रहे थे, अतः किराया माफ़ करने के लिए रेडिकल आंदोलन में ये लोग शामिल होते थे। ये जो रेडिकल आंदोलन था इनका जो नेतृत्व था वो समाजवादी तथा कम्युनिस्ट जो लोग थे उनके द्वारा किया जाता था। बड़े किसानों तथा जमींदार नाराज न हो जाए, बड़े किसान तथा जमींदार नाराज न हो जाए, इस कारण जो कांग्रेस थी ये भी इन गरीब किसानों का साथ नहीं देती थी। अब देखने वाले हैं व्यापारिक वर्ग। अंग्रेजों की उन नीतियों का इनके द्वारा विरोध किया गया जिनसे उनके व्यापार में रुकावट आती थी। विदेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं से ये लोग सुरक्षा चाहते थे। ये चाहते थे कि जो विदेश से जो वस्तुएं आयात की जाती है वो कम हो। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन किया जाता है और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया। इनका नेतृत्व पुरुषोत्तम दास, जी.डी. बिरला जैसे उद्योगपतियों के द्वारा किया गया। इन्होंने असहयोग आंदोलन को आर्थिक मदद भी की थी। ये चाहते थे कि बिना रुकावट के हमारा व्यापार चलता रहे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग, इन्होंने कम वेतन के खिलाफ तथा खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। लेकिन कांग्रेस को डर था कि मजदूरों का साथ देंगे तो उद्योगपति हमसे नाराज हो जाएंगे, अतः यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति थी वो साफ नहीं थी। औरतों ने किस तरीके से इसमें भाग लिया? औरतों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। नमक कानून में भी हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की इनके द्वारा होलियां जलाई गई। शराब की पिकेटिंग की गई। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसकी क्या सीमा थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी ये हम आगे देखने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसकी क्या सीमाएं रहती है, किस तरीके से ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या ना के बराबर किया। उनमें से कौन कौन से? देखो, जो सभी लोग थे वो स्वराज से प्रभावित नहीं थे। सभी लोग जो थे वो स्वराज से प्रभावित नहीं थे। अछूत खुद को दलित या उत्पीड़क कहते थे। कट्टर सनातनी हिंदू नाराज ना हो जाए इसलिए कांग्रेस, उन्होंने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो दलितों पर ध्यान देते तो उनको लगता था कांग्रेस वालों को कि जो कट्टर सनातनी हिंदू है वो हमसे नाराज ना हो जाए। इस कारण उन्होंने भी जो अछूत थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन, ईश्वर की संतान कहा। अछूतों को समान अधिकार दिलाने के लिए उनके द्वारा मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं, सड़कों आदि के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने, गांधी जी ने स्वयं जो शौचालय थे वो साफ किए। 1930 में दमित वर्ग संगठन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के माध्यम से भीमराव अंबेडकर ने इन दलितों या उत्पीड़कों को संगठित किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच विवाद हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग घोषित कर दिया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि जो दलित कैंडिडेट है उसके लिए केवल दलित ही वोट करेगा। दूसरा जो कॉमन आदमी है या जो दलितों के अलावा जो अलग आदमी है वो क्या नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। तो गांधी जी इससे नाराज होकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उससे वापस लौट जाते हैं और यहाँ से ही जो भीमराव अंबेडकर है और गांधी जी है उनके बीच में विवाद बढ़ जाता है। ब्रिटिश सरकार जैसे ही अंबेडकर की बात मानती है तो गांधी जी इससे नाराज होकर अनशन पर बैठ जाते हैं और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। इस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। इससे प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दलितों को मिल गई। देखो, आरक्षित सीटें क्या होती है? आरक्षित सीटों में केवल जो वो सीट है ना वो रिजर्व कर दी जाती है कि इससे केवल दलित ही लड़ेगा और उसमें उसके लिए वोट सभी देंगे। आ रही है बात समझ में? जबकि निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है कि केवल दलित ही वोट देंगे। तो इससे क्या होता है कि गांधी जी को लग रहा था कि हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से गांधी जी के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही विधायी परिषदों में दलितों को क्या मिल जाती है, आरक्षित सीटें मिल जाती है। इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। बाद में इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। अब देखिए मुस्लिमों का क्या रोल था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें मुस्लिम संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। जो मुस्लिम थे उन्होंने भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें इतना ज़्यादा
उत्साह नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो इससे पहले वाला जो आंदोलन किया था गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन, उनमें गांधी जी ने बीच में ही बंद कर दिया था। उन टर्की वाला इशू था, खिलाफत वाला इशू था, वो पूरा नहीं हुआ था, तो गांधी जी से वो भी नाराज थे, मुस्लिम भी। तो इस कारण उनके द्वारा इस आंदोलन के खिलाफ ज़्यादा, इस आंदोलन के प्रति ज़्यादा उत्साह उनके द्वारा नहीं दिखाया। कांग्रेस थी वो हिंदू संगठनों के करीब आने के कारण हिंदू मुस्लिम जो समुदाय थे उनमें फासला बढ़ता गया। मोहम्मद अली जिन्ना भी केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन ये संभल नहीं हो सका। जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो भी केंद्रीय जो सभा थी उसमें आरक्षित सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन ये क्या नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम में विश्वास के कारण इन्होंने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया, और इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम है इनके द्वारा ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया जाता है, इनके बीच में अविश्वास बना रहा। सामूहिक अपनेपन का भाव। देखो, सामूहिक अपनेपन का भाव किस तरीके से आता है? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तब आती है जब लोग आपस में एक ही राष्ट्र का अंग मानने लग जाए। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कब डेवलप होती है? जब लोग आपस में खुद को एक ही राष्ट्र का अंग मानने लग जाते हैं, तब इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना डेवलप होती है। एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ ले, या एक दूसरे को आपस में एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई बात ढूंढ ले। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालना, ये इनके लिए एक साझा बात हो गई कि हम सब मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारी हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलते थे, या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर कर रहे थे, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको बाहर ले जा रहे थे। तो इन्होंने एक साझा बात ढूंढ ली, और इस तरीके से भारत में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय भारत में होता है। अब लोगों में सामूहिक अपनेपन की जो भावना है उसको कैसे कैसे विकसित किया जाए? ये भावना संयुक्त प्रयासों, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं आदि के माध्यम से राष्ट्रवाद की कल्पना विकसित हुई। देखो, ये जो भावना थी वो किनके कारण डेवलप हुई? सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, संयुक्त प्रयासों से, आदि के माध्यम से राष्ट्रवाद की कल्पना विकसित हुई। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र तथा प्रतीकों ने आदि ने भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये है, उनके द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया, और ये कहाँ से लिया गया है? इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो छवि थी उसको बनाया था, और ये छवि दिखने में कैसी थी? शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त थी। धीरे धीरे बहुत सारी मात्रा में छवियां बनाई जाने लग गई जो राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बन गई। और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।